अब कुंभ का रुख करते हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। रति बहन जी जो दैनिक जागरण से जुड़े रहे हैं, स्थानीय संपादक रहे हैं प्रयागराज में, इंडिया टुडे हिंदी के हमारे सहयोगी आशीष जी और इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। आशीष जी, पहला सवाल आपसे है, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार कुंभ के इस आयोजन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस तरह से कर रही है? सरकार के तौर पर तो उनकी जिम्मेदारी है ही कि इस महाउत्सव को सफलतापूर्वक संचालित किया जाए, लेकिन अंततः पॉलिटिकल चश्मे से भी चीजों को देखा जाएगा। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में किस तरह से संविधान बदलने के नैरेटिव को विपक्ष ने गढ़ा था और कामयाबी हासिल की थी बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी इसका काउंटर कैसे कर रही है और कुंभ इसका जरिया कैसे बन रहा है? जैसे दावा किया जा रहा है कि 40 करोड़ से ऊपर लोग महाकुंभ में आएंगे, तो वहाँ सबके लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं। बिजनेसमैन भी अपने इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहा है, अखाड़े भी अपने देख रहे हैं। तो जो राजनेता हैं उनको भी अगर वो अपने लिए उसमें एक अवसर देख रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप तभी देखिए कि अभी मोदी जी का जो प्रोग्राम अभी टेंटेटिव आया है कि वो 5 फरवरी को वहां पर डुबकी लगाएंगे और 5 फरवरी को वोट पड़ेगा दिल्ली में। तो इसका एक प्रत्यक्ष इसका क्या है, ये एक तरह से ये तो होगा कि पॉलिटिक्स का ही इसमें इसमें उपयोग होगा। मीडिया फुटेज चलेंगे उसमें कि मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, उधर वोट पड़ रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि भाई जो पॉलिटिकल आदमी है वो अगर अपनी चीजों का पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ये उसी की कमजोरी होगी। तो उसका पूरा उपयोग करने के लिए ही बीजेपी और उनके जो एसोसिएट संगठन है उसमें लगे हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से संविधान का एक डायरेक्टिव सेट किया गया, संविधान को बदल देंगे इस तरह का नारा देकर, और एक आरक्षण विरोधी साबित किया गया बीजेपी को। तो उसको उसको उससे निपटने की एक एक कशिश जो कसक है वो उसमें दिखती है, इसमें इस महाकुंभ में। अगर आप यहाँ से सेक्टर 1 में मतलब मेन जैसे जहां पर लेटे हनुमान जी मंदिर जाते हैं उससे पहले सेक्टर 1 पड़ता है, नीचे ढलान से पहले ही। तो वहाँ गंगा मंडप है, गंगा मंडप से सटा एक समाज कल्याण विभाग का एक वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और काफी प्रोमिनेंट तरीके से लगा हुआ है। उसमें आप पंडाल जैसे घुसते पहली बार उन्होंने संविधान की प्रति रखी हुई है बड़ी सी खूब। तो उसमें लोग आ रहे हैं, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। उसमें ऑडियो विजुअल भी है, संविधान को जानिए, संविधान को करके के बारे में लोग उसमें समझ सकते हैं, संविधान को जान सकते हैं। उसके अलावा ये तो सेक्टर 1 बात हो गया। दूसरे किनारे चले, ये सेक्टर 17 में, वहां सामाजिक न्याय मंत्रालय का भी एक पंडाल लगा हुआ है। उसमें भी सेम ऐसा है, वो उन्होंने भी संविधान की एक बड़ी सी प्रति रखी है और डिजिटल तौर तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन आंसर चल रहा है। इसमें आप एक कियोस्क लगा है, उसमें आदमी डिजिटल तरीके से संविधान के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको जवाब देना होता है, आपको नाम मिलता है। तो ये देखिए, संविधान को लेकर एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसको कहीं ना कहीं से थोड़े से काउंटर करने की कोशिश कर रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रदेश मंत्री हैं अभिजात मिश्रा, अभी उन्होंने वहां पर संविधान की कई सारी कॉपियां बांटी, सफाई कर्मचारियों को कॉपियां दी, लोगों को वहां संविधान की प्रतियां दी। तो इससे लगता है कि बीजेपी इस जो पूरा ये कुंभ का आयोजन है उसको सीधे तौर पे तो नहीं कह रहे कि हम इसको इस तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले फ्राइडे को हम लोग का एक मुख्यमंत्री जी ने एक डिनर दिया था कुछ पत्रकारों को जो लखनऊ के, तो हम भी गए थे उसमें। तो मैंने उनसे मुख्यमंत्री से पूछा, हमने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि जो वहां पर इस तरह का काम हो रहा है। एक्चुअली मैं हुआ कर रहा था वहां पर एक जो 10,000 सफाई कर्मी है, पहली बार उनके लिए अलग से एक कॉलोनी बसाई गई है, पूरा टेंट सिटी अच्छी कॉलोनी उनके लिए। उनके रहने की व्यवस्था है, उनका रोज चेकअप होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए टेम्पररी स्कूल खोल दिए गए हैं, क्योंकि वो लोग भाई 1.5-2 महीना आके यहाँ रहेंगे, तो उनके बच्चों के लिए टेम्पररी स्कूल भी वहां पे खोल दिए गए हैं। तो कई सारे सवाल इस पे उठा रहे थे विपक्षी पार्टियां कि बीजेपी इसको देखिए इस तरह से उपयोग कर रही है। तो मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि भाई आप वहाँ 10,000 कर्मचारी हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है और ये कहा जा रहा है कि आप दलित और पिछड़े लोगों को लुभाने के लिए इस तरह का वो किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो देखिए पार्टी सरकारें ऐसे नहीं करते हैं, हम तो 56 लाख लोगों को हमने आवाज दिए हैं। तो इसका इसका उन्होंने इस तरह से पूरा खंडन किया। लेकिन जिस तरह से वहां गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से आप देखेंगे कि वहां पर आप हर प्रोमिनेंट प्लेस प्लेस पे जो है बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े होर्डिंग लगी हुई है जिसमें
जिसमें श्रृंगेरपुर, जिसमें निषाद राज और भगवान राम को गले मिलते हुए एक प्रतिमा है, उसका उसका बकायदा एक होर्डिंग में भी उसको जिक्र किया गया है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट है कि निषाद एक प्रोमिनेंट ओबीसी कम्युनिटी है, और बीजेपी उसको लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इसलिए श्रृंगेरपुर धाम बनाया, वहां पर निषाद राज के याद में बड़ी प्रतिमा लगाई गई। तो इस तरह से पूरे तरीके से एक बहुत ही सलीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कुंभ आयोजन को से अपनी एक सोशल जो इंजीनियरिंग है, सोशल जो उनका तौर तरीका है, उसको साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। श्यामलाल जी, मेरा सवाल इतिहास से जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद पहला कुंभ, इसमें दुर्घटना हुई, नेहरू भी पहुंचे, आलोचनाएं बहुत हुई। आपने इस विषय पर विस्तार से रिसर्च भी की है, लिखा भी है, हमारे दर्शकों को बताइए सर। कुंभ चूंकि इतना बड़ा जमावड़ा होता है, आपको पता है कि वो संगम का जो तट है वो कुछ घंटों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाता है। इतनी तादाद में लोग वहां पर आते हैं। तो ये शुरू से ही, अब जहां पर जनता रहती है वहां पर पॉलिटिक्स का अड्डा अपने आप बन जाता है। और अगर हम आजादी के बाद पहले महाकुंभ की बात करें तो 1954 में ना, और 3 फरवरी को सबसे बड़ा स्नान था। और आप उस समय का अगर पलट करके इतिहास देखें, हालांकि उसमें एक दुर्घटना हो गई थी और करीब 800 लोग उसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस समय 40 लाख लोग वहां आए थे स्नान करने के लिए। वो एक रिकॉर्ड था, बड़ा उत्साह था, क्योंकि आजादी के बाद का वो पहला महाकुंभ था। पॉलिटिक्स की आप जो बात कर रहे हैं, उस दिन 3 फरवरी 1954 की सुबह वहां पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय, ऐसी तमाम शख्सियतें 3 फरवरी 1954 को प्रयाग में थे और उन्होंने वहां पर डुबकी लगाई थी। उस समय भी बड़ी पॉलिटिक्स हुई थी। और उस दुर्घटना के बाद हमने पार्लियामेंट के और यूपी असेंबली के उस समय की जो डिबेट्स हैं बहुत सारी हमने पढ़ी। एक रिसर्च के दौरान तो हमने पाया कि नेहरू जी पर ऐसा ही अटैक हुआ था जैसा आज बीजेपी पर हो रहा है। नेहरू जी वहां 3 फरवरी को डुबकी लगाने गए थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद गए थे, जैसा मैंने बताया कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर वहां पर थे। तो उस समय जो गांधीवादी जैसे जेबी कृपलानी का हमने भाषण पढ़ा पार्लियामेंट का, उन्होंने इतना जबरदस्त क्रिटिसाइज किया था नेहरू जी को। जैसे आज के ये संतों की कई सभाएं बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करने की बातें करते हैं, ऐसा ही उस समय जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस की सरकार मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पास होते थे। तो राजनीतिकरण का आरोप ये कोई नया नहीं है। और 1954 की हमने आपको घटना बताई। उसके बाद से जितने, जैसे 12 साल बाद ये बड़ा आयोजन प्रयाग में होता है, और होता तो हर साल है माघ मेला, आपको भी पता है। तो चूंकि वहां इतनी तादाद में पब्लिक रहती है और किसी तरह के भेदभाव प्रायः जो है वो वहां पर गायब हो जाते हैं संगम तट पर, तो वहां हमेशा से ही ये राजनीति का विषय रहा। 66 का बता रहा था कि आपको ध्यान होगा उस साल नवंबर में गोहत्या की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन हुआ था और बड़ा काफी लोगों की मौत हुई थी पुलिस फायरिंग में। उसके पहले 1966 में भी शुरुआत में कुंभ हुआ था प्रयाग में। आपको अगर ध्यान हो तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी और 1966 में वहां विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद थोड़ी राजनीति और गरमाई थी, गोहत्या निषेध का आंदोलन तेज हुआ था। और साधु संत चूंकि वो भी समाज का हिस्सा है और एक बहुत बड़ी ताकत है भारतीय समाज में, तो उसकी तरफ हमेशा से ही राजनीतिक दलों की नजर रही है। जैसा मैंने बताया शुरू में कि पहले संतों की बहुत सारी संस्थाएं कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पास किया करती थी, वैसा ही बाद में धीरे धीरे संतों की ताकत को खास तौर से जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने समझा, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। फिर आप हर एक कुंभ का आयोजन देखेंगे ना तो वहां इसी तरह के आपको आरोप प्रत्यारोप मिलेंगे। 66 का आपको बताया, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी दोनों जगह,
उसके बाद 77 का कुंभ होता है, उस समय भी आपातकाल था। उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, केंद्र में इंदिरा जी ऑफ कोर्स थी। उस समय भी ऐसा ही जमावड़ा हुआ था, राजनीतिक आरोप ऐसे ही लगते थे। हालांकि आपातकाल था तो आपको पता है थोड़ी सीमाएं थी, तो उसके थोड़े दिनों बाद ही चुनाव घोषित हो गया था और मार्च में मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 89 में एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार दोनों जगह थी। उस साल के एंड में जनता दल की सरकार आई थी। इस तरह से 2001 का अगर आप देखें, उसके बाद 2001 में बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी। राजनाथ जी जो आज रक्षा मंत्री हैं, वो उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अगर आपको ध्यान हो तो विश्व हिंदू परिषद ने वहीं पर एक धर्म संसद करके अपना मंदिर निर्माण का कार्यक्रम घोषित किया था और उसके चलते वाजपेयी जी और अशोक सिंघल जी के खास तौर से रिश्ते बड़े खराब हो गए थे और वो तनातनी बहुत समय तक चलती रही। राजनाथ सिंह जी से भी अशोक सिंघल जो थे वो काफी नाराज हुए थे और वो कई साल तक वो तनातनी चली। आपको ध्यान होगा कि उसके बाद वो इतना चीजें बिगड़ती गई कि 2005 में आके केसी सुदर्शन जो आरएसएस चीफ थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि अब वाजपेयी और आडवाणी को किनारे हो जाना चाहिए और नए लोगों को आगे करना चाहिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा रहे हैं। इसके पहले वाला कुंभ आप 2013 का देखिए। 2013 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में यूपीए सरकार थी। लेकिन कुंभ के आयोजन पर, क्योंकि आयोजन किसके लिए है? देश की जनता के लिए है, जो वहां पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसको कोई सरकार कभी उस ढंग से इग्नोर नहीं कर पाती, कोई पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर पाती, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं इग्नोर कर पाता। आप वहां जाकर के आप देखेंगे तो आज ही नहीं, वो जितना आप आजादी के पहले और आजादी के बाद के आयोजनों का अगर आप गंभीरता से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि पूरी सरकारी मशीनरी जो उत्तर प्रदेश की रहती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। प्रतिभान जी, इतिहास की बात कर रहे हैं तो कुछ दशक आगे चलते हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कुंभ और तमाम दूसरे जो बड़े धार्मिक आयोजन थे, खासतौर पर प्रयागराज में, वो किस तरह के थे? क्या वहां से नैरेटिव सेट किया गया? देखिए, मैं 89 के दौर के कुंभ को मैंने देखा है। मैंने बतौर पत्रकार, उस समय नया पत्रकार था, मैंने कवर भी किया है। अब से 36 साल पहले की बात है ये। उस समय जो 89 का कुंभ हुआ, तो 1989 का जो कुंभ हुआ था वो बड़ा अद्भुत था। अद्भुत इस मामले में था कि एक तरह से उसको अगर ये कहा जाए कि जो कुंभ अध्यात्म और सांस्कृतिक संगम के रूप में होता था, वो जो कुंभ था वो एक राजनीतिक कुंभ के रूप में तब्दील हो गया था। और उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल उठाना चाहता था, उसका फायदा मिला भी। मुझे याद है कि जो कांची कामकोटि पीठम का जो मंदिर है इस समय, वो उसके जो शंकराचार्य हैं, उसमें स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी थे, कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य। उनके आह्वान पर उस आंदोलन ने जो है, राम मंदिर आंदोलन ने मैंने जो अभियान आह्वान था, वो उसने आंदोलन का रूप ले लिया था। मैंने उस समय देखा था कि उस समय विजया राजे सिंधिया, अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ और आचार्य गिरिराज किशोर और बड़े कई बड़े दिग्गज, स्वामी देवराहा बाजो, उस समय के बड़े सबसे प्रसिद्ध संत थे, बड़े सिद्ध संत और योगी माने जाते थे, वो भी उस मंच को उन्होंने सुशोभित किया था। ये माना जाए कि कुंभ मेला का जो असल स्वरूप था वो राजनीतिक रूप से तब्दील हुआ था, वही कुंभ मेला माना जाएगा। अगर वो आंदोलन जो प्रयागराज के 1989 के कुंभ में हुआ था, वो आंदोलन अगर इतना विशाल और व्यापक रूप न लेता तो आज अयोध्या में श्री राम मंदिर नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके तमाम लोग अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे महंत वैद्यनाथ हो, चाहे विजया राजे सिंधिया हो, या देवराहा बाबा हो। श्यामलाल जी, जिस दिन 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे होंगे प्रयागराज में संगम में कुंभ के अवसर पर, उसी दिन देश में, दिल्ली के राज्य में और मिल्कीपुर समेत कई जगहों पर उपचुनाव में वोटिंग हो रही होगी। इस पर बहुत बात हुई है। धर्म की सियासत, सियासत का धर्म, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सब अपने अपने ढंग से इसके बारे में विचार रखते हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? आपको ध्यान है ना,
राहुल गांधी जी जनेऊ पहन के कुछ साल प्रदर्शन कर रहे थे, या आतिशी मरलेना जो है वो मंदिर जा रही थी, केजरीवाल जी मंदिर जाने लगे थे। पहले ये लोग बहुत नहीं जाया करते थे। तो भारत का जो समाज है उसमें आपको पॉलिटिक्स करनी है तो धर्म को बहुत बाहर रख के आप कर नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो समाज का है वो ड्रिवन होता है इन सब चीजों से, धार्मिक मसलों से। तो ये संयोग की बात है कि अब एक तरफ कुंभ का स्नान है, बड़ा स्नान 3 को ही है और 5 को वोटिंग होने वाली है मिल्कीपुर में और दिल्ली में। तो जाहिर सी बात है अब जो सरकार है मौके की वो करेंगी, लेकिन आप देखेंगे कि उसको अखिलेश यादव जी भी बहुत इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने भी डुबकी लगाई ना जाकर के, भले प्रयाग में नहीं लगाई, वो हरिद्वार में लगाई। तो आपको अगर ध्यान हो तो कुछ साल पहले मार्क टुली ने एक बात कही थी किसी कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस जो है उसको थोड़ा धर्म पर अपना नजरिया बदलना चाहिए, क्योंकि उसके जहां तक मुझे उनकी एग्जैक्ट लाइन ध्यान आ रही है जो मैं समझ याद कर पा रहा हूं, कि उसका नाम लेने से लगता है जैसे वो हिंदू विरोधी पार्टी है। उसके बाद से हम सब ने देखा, आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस के उसमें बड़ा चेंज आया था। राहुल गांधी जी जो है अपने को हिंदू और जनेऊ पहन करके ये सब साबित करने में लग गए थे। वही चीज आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल वगैरह, ये आतिशी मरलेना वगैरह, इसमें बहुत सारे लेफ्ट से प्रभावित लोग हैं जो बहुत धर्म कर्म को नहीं मानते थे, लेकिन अब सब मंदिर जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है संयोग की बात है, और पॉलिटिक्स समाज और समाज के लोगों के बीच में होती है। तो इस समय संगम जब कुंभ का ये चल रहा है पर्व, तो उसका फायदा लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्वाभाविक है। आशीष, आपसे जानना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में फौरी तौर पर क्या नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव तो वहाँ वो अंशुल यादव के पिताजी का देहांत हो गया था, उसके अस्थियां लेके गए थे हरिद्वार, और उसको उन्होंने वहां पर अपने फोटो, लेकिन जिस शैली से फोटो डाली गई, मतलब अगर वो उसमें अस्थियां विसर्जन करते हुए फोटो डालते तो उसका अलग महत्व होता, उसका अलग उस पे चीजें उस हिसाब से ली जाती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फोटो डाली उससे ये रहा कि वो गंगा स्नान कर रहे हैं। हालांकि वो गंगा का मेरे ख्याल से उस तरीके से स्नान नहीं कर रहे थे, वो एक समान स्नान कर रहे थे उसमें, और इसलिए उसको एक धार्मिक स्नान नहीं करना चाहिए। तो लेकिन अब हर तरफ से एक आरोप प्रत्यारोपण का दौर चल रहा है। वो जिस तरह से कल योगी आदित्यनाथ ने वहां पर स्नान किया तो उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां कह रही थी कि ये तो वाटर पार्क में जैसे स्नान करते हैं उस तरह से कर रहे थे, उन्होंने कोई आयोजन किया। तो ये अपने अपने तरीके से अपने अपने टारगेट जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहां पे मुलायम सिंह यादव जी की भी प्रतिमा लगाई गई है, उस पर भी काफी भीड़ आ रही है, लोग देखने आ रहे हैं और दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि एक प्रोमिनेंट जो नेता रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनका उनका और फिर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारे पूर्वांचल से यादव और ओबीसी जातियों के लोग लड़के पढ़ते हैं जिनके मुलायम सिंह यादव आदर्श हैं। तो वो लोग भी वहां जा रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं वहां पर। तो इससे इससे जो विपक्ष है उनको भी, उन्होंने भी कुंभ के बहाने अपने लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो जो जिस तरह से ये पॉलिटिक्स हर पार्टियां उसको लेकर अपने कर रही है, तो ये अभी और आगे बढ़ेगा। अभी जैसे मौनी अमावस्या का स्नान आएगा, बसंत पंचमी का स्नान आएगा, तो उसमें चीजें और कार्यक्रम शुरू करेंगे पार्टियां, और भी उसको अवॉइड करेंगे। मैं वहां पे था तो लोग बता रहे थे कि मुलायम सिंह जी के बारे में कोई बुकलेट छपी है, उसको वहां वितरित करने का उनका योजना है। 1 लाख कॉपी वितरित करेंगे वहां जो श्रद्धालु आ रहे हैं। तो अच्छी चीज है भाई, इसी बहाने एक जागरूकता होगी, लोग जानेंगे, लोग हमारे पार्टियों के इतने के और करीब आएंगे, उनकी रचना जानेंगे, उनके कार्यक्रम जानेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बाकी वे जनता तय करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। रिद्वान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था, अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खान प्रभारी मंत्री थे, जो फिलहाल जेल में हैं कई मामलों के चलते। उस समय के इंतजाम कैसे थे? आप देखिए कि जो 95 का जो अर्ध कुंभ होता है उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और नगर विकास मंत्री हुआ करते थे रमाशंकर कौशिक। उस समय भी का कुंभ अर्ध कुंभ भी बहुत भव्य दिव्य था।
जो अब पहले अब तो कुंभ को अर्ध कुंभ को कुंभ और पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जाने लगा है। ये सरकार ने नामकरण दिया है, ये सही है। लेकिन उस समय जो 1995 में अर्ध कुंभ हुआ था, उस समय भी मुलायम सिंह यादव आए थे और उन्होंने कई बार आकर के यहाँ मीटिंग की थी। रमाशंकर कौशिक लगातार पड़े रहे, कैंप करते रहे कुंभ मेले में। और जैसा कि इन दिनों अरविंद कुमार शर्मा कुंभ मेले में कैंप कर रहे हैं आज के नगर विकास मंत्री, वैसे ही उस समय रमाशंकर कौशिक भी नगर विकास मंत्री के रूप में कुंभ मेले में कैंप कर रहे थे, वही इंचार्ज थे। लेकिन 2001 का जो कुंभ मेला था वो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उस समय नगर विकास मंत्री हुआ करते थे लालजी टंडन, और उस समय भी मंदिर आंदोलन जोर पकड़े हुए था। इस बार तो योगी आदित्यनाथ अब तक 8 बार महाकुंभ क्षेत्र में आ चुके हैं, संतों से मिल चुके हैं, और शिविर शिविर जाकर बड़े बड़े संतों से ही नहीं, सामान्य संतों से भी मिले हैं। उन्होंने अखाड़े वालों से भेंट की, वहां की व्यवस्थाओं का हालचाल लिया, और आगे भी वो लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। इसलिए कि इस बार के कुंभ मेले में ये कहा जा रहा है कि भीड़ 40 से 45 करोड़ की आने वाली है। अभी तक जो सरकार ने दावा किया है वो लगभग 10 करोड़ लोगों के स्नान करने का दावा किया है। यहाँ गंगा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां कहा जाता है, ये प्रयाग को तीर्थ कहा था कि जो गंगा चले माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जे सकल त्रिवेणी, पूजी ही माधव पद जल जाता, पर से अक्षय बट हर्ष ही गाता, तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिमज्जन तीर्थ राजा। ऐसे प्रयागराज, ऐसा तीर्थराज जो जिसकी महिमा वेदों ने कही है, पुराणों ने कही है, उपनिषदों में गाई गई है। और रामचरितमानस ने तो प्रयागराज का क्या अद्भुत वर्णन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, वो मैंने अभी आपको सुनाया। ये भी कहा गया कि त्रिवेणी माधवम सुमम भरद्वाजम च वासुकिम, वंदे अक्षय वटम सुमम त्रय प्रयागम तीर्थ नायकम। ये ऐसे तीर्थराज प्रयाग की महिमा वेद पुराण सब जब गाते हैं तो स्वाभाविक है पूरा विश्व इसकी ओर लालायित है, ललक भरी नजरों से देख रहा है। और पूरा विश्व, मैंने 2019 का कुंभ देखा है, मैंने देखा है कि उस समय 180 देशों के प्रतिनिधि आए थे पूरी दुनिया से। जनरल वीके सिंह जो उस समय विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, वो 180 देशों के प्रतिनिधियों को लेकर आए थे, और उन्होंने सबको संगम भ्रमण कराया। और वहां 180 देशों के ध्वज लगे हुए थे वहां पर संगम किनारे।